अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इकोनॉमिक्स 12th में हमारा वीडियो नंबर जो है 1.2 यानी 1 यानी फ़र्स्ट चैप्टर, 0.2 यानी कि सेकंड वीडियो, यानी कि पहले चैप्टर का सेकंड वीडियो हमारा है। ठीक है, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और उसके मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हमने देखे हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम देखेंगे जुज़वी माशियत की वसअत। यानी जुज़वी माशियत की वसअत यानी क्या है? यानी कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। क्या है? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक यानी जुज़वी माशियत की वसअत हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और जुज़वी माशियत की वसअत में देखना है कि जुज़वी जो माशियत जो है उसकी वसअत यानी उसका फैलाव यानी उसका दायरे कार किस तरह है, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब देखिए, जुज़वी माशियत का जो दायरे कार जो है ये यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया जिसमें स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में है। पहला है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसके दो बताए, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। ये तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी कि पैदावारी कीमत का नज़रिया। क्या है? पैदावारी कीमत का नज़रिया। अब पैदावारी कीमत का नज़रिया क्या है? यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी कि पैदावारी कीमत का नज़रिया यानी कि अशिया यानी पैदावारी अशिया की कीमत को किस तरह मालूम किया जाता है। पैदावारी कीमत का नज़रिया यानी कि पैदावारी अशिया की कीमत को मालूम करने का जो तरीक़ा है वो उसमें बताया जाता है। अब यानी कि जो अशिया का प्रोडक्शन किया जाता है उस अशिया की कीमत कैसी मालूम की जाती है, हमको इसमें ये देखना है। अब जैसा कि हम ये देखने जा रहे हैं कि पैदावारी अशिया की कीमत को अगर हमको मालूम करना है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में है मार्कर पेन है। अब ये मार्कर पेन की कीमत क्या है ये मालूम करना है हमको। अब ये भी प्रोडक्शन वाला कंपनी से इसका यानी कि पैदावारी अशिया की कीमत का हमको पता लगाने उसकी कीमत क्या होंगी एक्चुअल। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये 20 रुपये का मार्कर पेन है, मिसाल के तो फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपये का है। अब इसकी कीमत क्या होंगी? ये मार्केट में 20 रुपये में समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मिल रहा है, 20 रुपये में। ठीक है, मिल रहा है, ये कीमत तय हो गई इसकी। लेकिन उसको किसने इसका प्राइस तय किया? उसका किसने तय किया? जिसने इसको बनाया, जिसने इसका प्रोडक्शन किया। उसको क्या करना पड़ा? उसने क्या किया? किसी भी चीज़ का है तो कीमत को तय करने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी दो बातें? अब दो बातें कौन सी? एक है तो डिमांड एनालिसिस और एक है सप्लाई एनालिसिस। अब डिमांड जो जिसको हम कहते हैं, डिमांड को हम क्या कहते हैं? डिमांड को हम तो तलब भी कहते हैं। क्या कहते हैं डिमांड को? हम तलब, यानी कि तलब और सप्लाई यानी कि और तलब और रसद। क्या कहते हैं हम इसको? यानी कि डिमांड यानी कि हम जिसको तलब या फिर मांग भी कहते हैं हम, और सप्लाई यानी कि रसद। ठीक है, एनालिसिस यानी तज्जिया यानी कि किसी भी पैदावारी अशिया की कीमत को अगर मालूम करना है तो हमारे सामने दो चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है तलब और रसद यानी कि डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड यानी कि हम किसी चीज़ की मांग करते हैं, यानी बाज़ार में जो चीज़ की हम और जो चीज़ को हम ख़रीदते हैं, हम जिसकी डिमांड करते हैं, जो चीज़ हमको चाहिए, तो वो चीज़ होती है डिमांड। और सप्लाई यानी कि रसद यानी कि जो अशिया बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए लाई जाती है, जो अशिया बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए लाई जाती है उससे हम क्या कहते हैं? रसद यानी सप्लाई कहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई समझ में आया आपको? तो देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी अशिया की पैदावारी अशिया की कीमत को अगर हमको मालूम करना है, दो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, एक तलब और रसद। अब कैसा है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये पेन मार्केट में आया है, अगर मार्केट में अगर इसकी डिमांड है यानी लोग ख़रीदने वाले अगर उसकी ज़्यादा है,
डिमांड यानी कि लोग इसको ख़रीदने वाले अगर ज़्यादा है, तो डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो क्या होंगी, रसद भी ज़्यादा होंगी, यानी बाज़ार में वो चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए भी ज़्यादा आएंगी। अगर उसकी डिमांड कम है तो उसका सप्लाई भी क्या होगा, कम, यानी कि बाज़ार में अशिया भी कम आएंगी नहीं आएंगी। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, है ना। अगर डिमांड अगर कम होगी तो सप्लाई कम होगी। तो कहने का मतलब कैसा है, दोनों भी चीज़ें जो है ना एक दूसरे पर क्या है, मुनासिर है। तो और दोनों की चीज़ें मुनासिर, और ये दोनों ही जो है तो क्या करती है, पैदावारी अशिया की कीमत के नज़रियों को वाज़ेह करती है, एक्चुअल उसकी कीमत क्या होना चाहिए, ठीक है ये। और दूसरी बात ये है कि तो डिमांड की वजह से है तो सारिफिन, यानी डिमांड की वजह से है तो ग्राहक के बर्ताव के बारे में हमको मालूम होता है। यानी कि अगर डिमांड अगर ज़्यादा है किसी भी चीज़ की तो हमको मालूम होता है कि अरे ख़रीदने वाले यानी कि ग्राहक ज़्यादा है, ये हमको क्या होता है, ग्राहक का हमको बर्ताव मालूम होता है। और अगर डिमांड अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे, अरे ग्राहक ही नहीं ख़रीदने वाला है। जैसे लॉकडाउन के दौर में क्या है कि पैसे नहीं, लोगों के पास कारोबार नहीं है, तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ भी उसको ख़रीदने वाले हैं क्या नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं है अशिया की, सिर्फ खाने पीने की जो चीज़ है उसी का डिमांड है, बाकी की अदर चीज़ का आज मार्केट में वैल्यू डिमांड नहीं उसका। और अगर दूसरा है रसद, अब रसद यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, बड़े बड़े कारखाने हैं, रसद की वजह से उन कारखानों के बर्ताव के बारे में हमको मालूमात मिलती है। जैसे कि अगर मार्केट में अगर रसद ज़्यादा और अच्छी आती है तो उससे हमको मालूम होता है ये इंडस्ट्री है, ये सनतें हैं, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन और जल्दी करती है, यानी उसके बारे में हमको मालूमात मिलती है। यानी डिमांड के बारे में, ग्राहक के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, और रसद के बारे में है तो सप्लाई की वजह से इंडस्ट्रियल के बारे में हमको मालूमात मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, पैदावारी कीमत, हमने क्या देखा पहला पॉइंट, यानी पैदावारी कीमत का जो नज़रिया है ये है तो डिमांड और सप्लाई के एनालिसिस, यानी कि उसके तज्ज़िये के ज़रिए से हमको मालूमात मिलती है। ठीक है, समझ में आया आपको, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें अवामी की कीमत का नज़रिया, यानी कि कौन सा देखा हम, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, कौन सा देख रहे हैं, हमने ये देख लिए, हमने कौन सा देखे, ये देख लिए। अब हमको देखने का थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। अब थ्योरी ऑफ प्राइसिंग में क्या देखना गया कि इम्पॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट, ठीक है। रेंट यानी कि किराया, वेजेस यानी कि मेहनत, इंटरेस्ट यानी कि सूद और प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा, बराबर है। अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये समझाने के बाद आपको ये समझ में आ जाए क्या है एक्चुअल, ठीक है। ठीक है, अवामिल की कीमत का नज़रिया। अब अवामिल की कीमत का नज़रिया से क्या मुराद है, अवामिल यानी कि क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। अब क्या हम थ्योरी ऑफ प्राइसिंग क्या है, अवामिल की कीमत का नज़रिया, यानी कि उसमें और हम ये कहते हैं जैसे कि क्या उसको हम कहेंगे कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, क्या कहेंगे, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि अवामिल की कीमत का नज़रिया। अब नज़रिए से क्या मुराद है कि जैसा कि देखिए अवामिल यानी कि किसी भी अशिया की पैदावार करने के लिए उसमें जो अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, देख फिर से, किसी भी अशिया की पैदावार करने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाले जो आलात होते हैं उसके क्या कहलाते हैं, अवामिल कहलाते हैं, यानी उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये पेन है और ये पेन मार्कर पेन है, और मार्कर पेन को तैयार करने के लिए कौन कौन से वसाइल यानी कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा, मतलब कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ज़मीन भी लगेंगे ना, हवा में थोड़ी पेन तैयार किया होगा, ज़मीन पर बैठ के ही तैयार होगा ना, ज़मीन एक इस्तेमाल हुई। फिर दूसरा क्या इस्तेमाल हुआ, यानी मज़दूर, काम करने वाले मज़दूर, ठीक है। फिर तीसरा क्या इस्तेमाल हुआ, सरमाया से मुराद उसमें जो आलात इस्तेमाल, मशीनें वगैरह जो आलात होंगे वो सरमाया। फिर चौथा क्या है, मुंतज़िम, यानी जिसने पूरा पैसा लगा के इन्वेस्ट किया, इंतज़ाम करने वाला। ये चारों मिलकर ही है तो उन्होंने क्या किए, अशिया को बनाने के लिए उन्होंने काम किए, तो क्या होगा, ये उसके फैक्टर हो गए, उसके अवामिल है। यानी कि क्या मतलब हुआ, अशिया को बनाने के लिए जो अवामिल दरकार होते हैं वो उसके अवामिल कहलाते हैं, बराबर समझ में, अवामिल फैक्टर, ठीक है। अवामिल की कीमत का नज़रिया। अब अशिया को बनाने के लिए जो अवामिल दरकार हुए, जो चीज़ें आलात हुए, उसकी कीमत का नज़रिया मालूम, उसकी कीमत मालूम, कैसे मालूम करिए उसकी कीमत हमको। जैसा कि मिसाल के तौर पर देखिए, अब
ज़मीन जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ज़मीन लगती है, तो हमको ज़मीन का किराया निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज़मीन का हमको किराया निकालना पड़ेगा। मिसाल तो यहाँ भी देखिए, आपको मैंने बताया, समझ नहीं आएगा, ये ज़मीन का किराया, रेंट यानी कि किराया, ठीक है। और उसके बाद जो है वेजेस यानी कि मेहनत, मजदूर जो करते हैं वो उसकी जो मेहनत है, मेहनत की उनको क्या मिलना चाहिए? उजरत, है ना। जब कोई मजदूर काम करता है तो उसकी उनको उजरत मिलना चाहिए, वो उजरत हो गई। फिर दूसरा क्या है? इंटरेस्ट यानी कि उसका सूद, यानी कि जो भी मशीनें आलात वगैरह सरमाया लगाते हैं उसका उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको। फिर चौथा क्या है? प्रॉफिट यानी कि जो मुंतजिम पैसा लगा रहा है, सरमाया ये कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, सब उसका दिमाग उसी का है किसी अशया का प्रोडक्शन करने में, तो उसको मुनाफा भी तो मिलना चाहिए ना। तो ये हो क्या? उसका प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर इसमें पेन का प्रोडक्शन किया गया, तो पेन का प्रोडक्शन करने की ज़मीन लगी, तो ज़मीन का कितना किराया हुआ, फिर उसमें मज़दूर को कितनी मजदूरी दी गई है, फिर है तो सरमाया जो लगाया गया मशीन वाला, उसके मेंटेनेंस के लिए कितना उसको लगा है, और फिर उसके अलावा जो मुंतजिम जो है वो सब बनाने के लिए उसको कितना आया, है ना। तो ये पूरा मिसाल के तौर पर समझो, इसको 1 रुपया, इसको 1 रुपया, है ना, इसको 1 रुपया, इसको 2 रुपये, 1 2 3 4 5, मिसाल के तौर पर 5 रुपये फॉर एग्जांपल समझो। इसके 5 रुपये में समझो फॉर एग्जांपल मार्क का पेन तैयार हो गया। हमने सबका क्या, 1 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, 2 रुपये इसके, तो क्या हो गया? 5 रुपये में क्या होगा? ये पेन तैयार हो गया। अब 5 रुपये में तैयार होगा, अब इसकी कीमत क्या तय की जाए वो अपने ऊपर है। तो इसने 2 रुपये कर दिया, इसने और अपने 2 रुपये बढ़ा दिया। अब जाने आने किराया वगैरह 5 6 7, यानी 7 रुपये समझो इसकी प्राइस रखी गई। कितनी? 7 रुपये है, ज़्यादा का है लेकिन एक फॉर एग्जांपल बस 7 रुपये। तो कहने का मतलब अवामिल की कीमत का नज़र, ये अवामिल की जो कीमत भी मालूम हो गई है और अशिया की एक्चुअल कीमत भी मालूम हो गई। तो कहने का मतलब है कि अवामिल की कीमत का नज़र, यानी कि किसी चीज़ को बनाने के लिए जो अशिया इस्तेमाल होती है उसकी अवामिल होते हैं, और अवामिल की कीमत जो है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की वजह से उनको आसानी से मिलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट हो चुका है। और इस तरह हमारे लास्ट जो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हम देख रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि फलाह का नज़रिया, यानी कि फलाह का नज़रिया। अब फलाह के नज़रिए में हमको देखना है कि क्या देख रहे हैं हम कि फलाह का नज़रिया, यानी कि फलाह का नज़रिया यानी कि जो चीज़ें आलात तैयार की जाती है तो वाकई में क्या वो अवाम तक पहुंचती है, और अवाम तक अगर वो चीज़ें पहुंचती है तो क्या अवाम उन चीज़ों को ख़रीद कर क्या मुतमईन है? वो क्या अवाम क्या उन चीज़ों को ख़रीद कर मुतमईन है, यानी सेटिस्फेक्शन होते हैं उसको? अब जब अवाम जब किसी चीज़ को ख़रीदने के बाद सेटिस्फेक्शन होते हैं तो वो चीज़ों का डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो चीज़ों का डिमांड करेंगे क्या? बाद में नहीं करेंगे, उसी बोलेंगे अब खामोश बढ़ जाओ, आगे उसका डिमांड नहीं होगा। इसलिए है तो फलाह का नज़रिए का भी तवज्जो देना पड़ेगा, यानी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। ये तमाम 3 पॉइंट पर हमको नज़र देना होगा। अब उसमें क्या है? उसमें माशी कारकर्दगी पर 3 बातों को हमको तवज्जो देना पड़ेगा। पहली तवज्जो है बेहतर पैदावारी सलाहियत, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? पैदावारी सलाहियत, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैमाने पर हमको अशिया की पैदावार, यानी ज़्यादा भी और अच्छी भी पैदावार करना पड़ेगा। एक ये हुआ। फिर दूसरा क्या है? बेहतर सर्फी सलाहियत। बेहतर सर्फी सलाहियत से मुराद यहाँ पे ये बताया गया है कि है तो सारिफिन में अशिया और ख़िदमत किस तरह मुनासिब तकसीम, यानी जो भी अशिया बनाई जा रही है वो अवाम में है तो बेहतर तौर पर ख़रीदने वाले हो और बेहतर तौर पर उनमें तकसीम हो। और तीसरा है बेहतर पैदावारी सिमत, यानी कि अशिया की पैदावार जिनकी तलब लोगों के नज़दीक ज़्यादा है, यानी कि अशिया की पैदावार को लोगों के नज़दीक है तो किस तरह है, अच्छी है या बुरी, तो लोगों के नज़दीक किस तरह, हमको वो भी तवज्जो देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि फलाह का नज़रिया में मोटी बात यह है कि हम जो अशिया को बना रहे हैं क्या वो अशिया बाज़ार तक जा रही, और बाज़ार तक जाने के बाद क्या उसकी डिमांड हो रही, डिमांड होने के बाद मतलब वो ग्राहक ने लेने के बाद क्या वो उससे मुतमईन है, और मुतमईन है तो क्या दोबारा से उसकी डिमांड होगी। इन बातों का हमको तवज्जो देना पड़ेगा, इसी को हम फलाह का नज़रिया कहते हैं। अब फलाह के नज़रिए के बाद ये भी होता है कि
क्या अशिया का प्रोडक्शन करने के लिए अशिया का कौन सा प्रोडक्शन करेंगे। जैसे कि कोई अगर शख्स है, अगर वो कारोबार करना चाहता है तो सबसे पहले वो जो मैं किस चीज़ का कारोबार करूँ, क्या सोचेंगे वो, सबसे पहले मैं किस चीज़ का कारोबार करूँ, और करूँ तो फिर कहाँ पर करूँ, किस तरह करूँ, कितने पैसे इन्वेस्ट करूँ, है ना, ये सब उसको सोचना पड़ेगा। इसी तरह एक कंपनी वाला क्या करता, वो देखता कि अशिया का प्रोडक्शन, कौन सी अशिया का प्रोडक्शन करूँ, कब करूँ, कहाँ करूँ, सरमाया कितना लगो, वो उससे उसको प्रॉफिट कितना होगा, उसकी डिमांड कितनी, ये सारी चीज़ें हैं तो फलाह के नज़रिए में हमको समझने को मिलती है। ये तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स तो है ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी है, बारीक से बारीक चीज़ का पता लगता है, लेकिन अगर इसका तनक़ीदी अगर हम मुताला करेंगे तो तनक़ीदी मुताले में सिर्फ ये एक थोड़ी सी महदूद मालूम होती है, कुल्ली माशियात के मुकाबले में है तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी महदूद मालूम होती है, लिमिटेड मालूम होती है, क्योंकि इसमें रोज़गार के बारे में नहीं दिया होता, मुल्क में रोज़गार कितनी है ना, और मुल्क में है तो गुर्बत कितनी है, दौलत की अदम मसावत है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें नहीं बताया जाता है, कुछ कमियां इसमें रह जाती। लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में बारीक से बारीक मालूमात हासिल करने में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी है तो कारामत मालूम होती है। इस तरह हमारा ये जो वीडियो है, अभी हमने इस 1.2 में जुज़ी माशियात की वसाअत यानी कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट्स भी कीजिए। इस तरह हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।